Hi everyone, welcome to All Rounder. I am Ridhima Chadda and I cleared my UGC NET exam last year in the month of May, and today I am here to discuss about the strategy as to how can you attempt your paper. And since the exam season is beginning from tomorrow, so I know the anxiety right now would be at the peak, especially उन लोगों का जिनका एग्ज़ाम कल ही है, and it is the first time जब NTA UGC कॉमर्स का एग्ज़ाम सबसे पहले ले रहा है. यूजुअली कॉमर्स एंड मैनेजमेंट बाद में होता है, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि पहला एग्ज़ाम ही कॉमर्स का एंड मैनेजमेंट का भी 2 दिन के बाद ही है उसके. So let's see as to how can you attempt the paper and where do you need to focus on, what should be the areas जो आपको ध्यान में रखने हैं, right? So firstly, you need to make yourself very calm right now. You need to relax. What's done is done. You all must have studied, right? Now what matters is that with what mindset do you enter the exam hall tomorrow? बिकॉज़ पढ़ा तो देखो सबने है, कितने कामली आप एग्ज़ाम को करते हो वो डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम जाता कैसे है, ठीक है. सो प्लीज़ ट्राई टू रिलैक्स, just keep on telling yourself that it's okay and you will be able to make it, ठीक है. जो भी होगा you will be able to do it. So right now is not the time when you will be referring to any new source या कुछ नया पढ़ना या कुछ भी. There would be friends calling कि यार ये आ रहा है, ये important है, ये लग रहा है कि इस बार आएगा, ये changes हुए हैं. Now is not the time. Do not do that. Already your mind is overloaded with certain information, must be overloaded with information, right? क्योंकि आप सबने इतना सारा पढ़ा है, सिलेबस बहुत वास्ट है, तो ऑलरेडी आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें अभी हैं. और अभी बहुत लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि यार सब मेसअप हो रखा है दिमाग में, लाइक ऐसे लग नहीं रहा कि हमें कुछ आता है नहीं आता. डोंट वरी अबाउट दैट. दैट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग दैट हैपन्स विद पीपल. एंड जब आप कल एग्ज़ाम हॉल में जाओगे सब याद आ जाएगा. जब क्वेश्चन सामने आता है ना, सो योर माइंड इज एबल टू कनेक्ट टू दोज डॉट्स एंड इज एबल टू आंसर द क्वेश्चन. सो दैट्स ओके. सो द पॉइंट इज कि अभी ऑलरेडी दिमाग ओवरलोड है विद इंफॉर्मेशन, सो डू नॉट फीड एनी न्यू इंफॉर्मेशन इन इट. Now let's talk about how are you going to appear for the exam, like what would be your strategy to answer the questions. And also before that, tomorrow के लिए यही सोचो कि कल मैं बस जा रही हूँ और it is just another mock test that I am giving. 150 questions will come in front of you. It will be there on the screen. You just need to attempt them and it's done, right? So just take it like another mock test that you are giving, because this is the least that you can do for your own self to keep yourself at peace, right? So कल क्या करना है आपको. फर्स्टली आपके पास पेपर 1 आता है, उसके बाद आपके पेपर 2 के क्वेश्चंस आते हैं. पेपर 1 में यू विल बी गेटिंग 50 क्वेश्चंस एंड वी विल बी कीपिंग द टारगेट ऑफ 55 minutes because we are not giving more than 1 minute to any question. This is not desirable. Spending more than 1 minute is not desirable. Fine. So we'll be focusing कि एक question पे 1 minute लगाएंगे and 50 questions हैं, तो I'm saying 55 minutes का time, 5 minutes as buffer, ठीक है. और ये 5 minutes buffer आपके कहाँ यूज़ हो जाते हैं? यूजुअली जब आप DI का question कर रहे होगे वहाँ पे ये यूज़ हो जाते हैं, right? So let's talk about certain things in this. फर्स्टली DI के बारे में ही बात कर लेते हैं. डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन वो है जो आपका सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होगा, ठीक है. उस पर आई हैव पर्सनली हर्ड दिस फ्रॉम समवन जो मुझे ये बता रहा था कि मैम 29 मिनट्स मैंने स्पेंड कर दिए थे और मेरा DI का क्वेश्चन नहीं हुआ था. एंड 29 मिनट्स बहुत होते हैं, राइट. सो दिस इज़ नॉट हाउ वी विल बी डूइंग, क्योंकि यही चीज़ें फिर हमें लैक करती हैं और इन वजह से हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है, राइट. सो जस्ट रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, ठीक है. DI का क्वेश्चन अगर तो आपको समझ आ रहा है और अगर आपसे हो रहा है देन इट्स गुड इनफ, डू इट. पर अगर आपने देख लिया मैंने 10 मिनट्स स्पेंड कर दिया इस DI के क्वेश्चन में पर ये मुझसे अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, इसके अभी तक मुझे आंसर समझ नहीं आ रहे, लीव इट. ट्रस्ट मी, लीव इट. सिर्फ वो 5 क्वेश्चन जाएंगे ना DI के, उससे ये तो नहीं होगा कि बाकी सारे क्वेश्चंस पे अफेक्ट हो जाए, ठीक है. सो जस्ट ट्राई स्पेंडिंग 5, 7 और 10 मिनट्स फॉर द DI, ठीक है. 10 मिनट्स आई वुड से
लग जाते हैं, क्योंकि आपको कैलकुलेशंस वगैरह भी करने पड़ती हैं थोड़ी थोड़ी कहीं इधर उधर, एंड कई बार चीज़ें काफ़ी ढूंढनी पड़ती हैं, टेबल्स बनी आती हैं तो आपको निकालना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, राइट। सो 10 मिनट्स इज़ व्हाट यू आर गिविंग टू DI, नॉट मोर दैन दैट, फर्स्ट थिंग, ठीक है। सो उस DI से रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चंस होंगे। एक बार आपका DI का आंसर समझ आ जाएंगे, वो 5 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वील बी कमिंग ऑन टू कॉम्प्रीहेंशन। नाउ कॉम्प्रीहेंशन ऐसे होता है, पेपर 1 में एक कॉम्प्रीहेंशन आता है जिसके 5 क्वेश्चंस होते हैं, एंड पेपर 2 में 2 कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं and 5 questions for each comprehension. So that means 10 questions पेपर 2 के comprehension से related होते हैं, क्योंकि वहाँ पे 2 comprehension है। पेपर 1 में आपका 1 comprehension है, 5 questions है ना। How are you going to attempt the comprehension? First of all, you will be reading the question. We are not reading the comprehension directly. जो स्कूल में सिखाते थी ना इंग्लिश मैम की, पहले अनसीन पैसेज पढ़ो बेटा फिर क्वेश्चंस पढ़ने, वो वाली स्ट्रैटेजी हम इधर नहीं लगाने वाले हैं। We have to save our time, right? अभी हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं। First we are going to read the question. First question आप पढ़ोगे, you will start reading the comprehension then. And usually ऐसे होता है that the questions are in the chronological order. तो first question का आंसर आपको कहीं ना कहीं first paragraph में ही मिल जाएगा, ठीक है। मोस्ट लाइकली, लाइक 99% ऑफ द टाइम्स ऐसा ही कॉम्प्रीहेंशन आता है। सो यू आर रीडिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, देन यू आर रीडिंग द पैराग्राफ, यू आर स्टार्टिंग रीडिंग योर कॉम्प्रीहेंशन। आपको कहीं ना कहीं आंसर फर्स्ट फ्यू लाइन्स में ही मिल जाएगा, यू विल बी मार्किंग इट, देन यू विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ोगे, जहाँ पे आपने अपना कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना छोड़ा था वहाँ से रीड करना स्टार्ट करोगे, उसका आंसर वहाँ मिल जाएगा, एंड सो ऑन। सो कॉम्प्रीहेंशन के जो मार्क्स होते हैं वो आय से फ्री फंड के मार्क्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्रीहेंशन नहीं छोड़ना है, कॉम्प्रीहेंशन अटेम्प्ट ज़रूर करना है, और कॉम्प्रीहेंशन में आपके बहुत आराम से सारे क्वेश्चन सही होने की बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। सो वी आर नॉट लैकिंग ओवर हियर, वी आर प्रॉमिसिंग आवरसेल्व्स कि भाई कॉम्प्रीहेंशन गलत नहीं होना चाहिए, ये छोड़ना भी नहीं है, ठीक है। सो कॉम्प्रीहेंशन चाहे आपका पेपर 1 का हो उसकी भी स्ट्रैटेजी यही रहेगी, चाहे आपका पेपर 2 का कॉम्प्रीहेंशन हो उसकी भी स्ट्रैटेजी यही रहेगी। मेरे टाइम पे एज फार एज आई रिमेंबर जो कॉम्प्रीहेंशन पेपर 2 में आया था, फर्स्ट 1 तो GST का था। वो जब मैं नॉर्मल क्वेश्चन भी पढ़ी थी ना, मेरे को आंसर उसका वैसे ही समझ आ रहा था। लाइक वी ऑल नो दैट GST इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, राइट। तो हमें पता ही है, हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमें ऑलरेडी पता है उसका आंसर क्या होने वाला है। तो इतने ईजी कॉम्प्रीहेंशंस कई बार आ जाते हैं, ठीक है। बट स्टिल आई वुड से कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना ज़रूर, ऐसे नहीं है कि आप छोड़ ही दो। एंड जो मेरा सेकंड कॉम्प्रीहेंशन था पेपर 2 का, इट वाज अबाउट अकाउंटिंग प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो अगर आपको उसके फॉर्मूले आते हैं तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट कॉम्प्रीहेंशन, अदरवाइज वो सॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो मेरे टाइम पे ये वाली चीज़ थी, एंड लकीली मैं सुबह ही ये इकोनॉमिक और अकाउंटिंग प्रॉफिट के फॉर्मूले रिवाइज करके गई थी, सो मुझे तो मेरा हो गया था सही से। सो कॉम्प्रीहेंशन का ये स्ट्रैटेजी हमारी रहने वाली है कि फर्स्ट वी आर रीडिंग द क्वेश्चन, देन वी आर रीडिंग द कॉम्प्रीहेंशन, वी आर मूविंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एंड वी आर नॉट लीविंग द कॉम्प्रीहेंशन एट एनी कॉस्ट। यहाँ पे हमारी गलती नहीं होने वाली है, ठीक है। सो दिस इज हाउ फॉर कॉम्प्रीहेंशन इट गोज। नाउ वी विल कम टू अदर यूनिट्स ऑफ पेपर 1, जो कि है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, देन योर कम्युनिकेशन, इंडियन लॉजिक, लॉजिकल रीजनिंग। इन 5 जगह से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपको आते होंगे अगर आपने पढ़ाई करी है, ठीक है। तो अगर आपने इधर से पढ़ा हुआ है, अगर आपने ये यूनिट्स पढ़ के जा रहे हो, तो आपको यहाँ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो 99% क्वेश्चंस आपको आते होंगे, ठीक है। बिकॉज अगैन काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं, PYQs के रिपीटेड ही आते हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट वही रहते हैं। तो अगर आपने ये यूनिट्स पढ़ी हैं, आपके ये यूनिट्स बहुत आराम से निकल जाएंगी, ठीक है। सो ये आराम से हो जाता है। नाउ वी विल कम टू अदर लास्ट 3 यूनिट्स जो पेपर 1 की हैं, जो कि हैं आपका पीपल एंड एनवायरनमेंट, देन योर ICT एंड हायर एजुकेशन। ये 3 यूनिट्स थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं। वाई? बिकॉज इनमें आधे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, ठीक है, जो आपने या तो कभी पढ़े हैं या आपने कुछ करा है, ठीक है, या फिर असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो लॉजिक पे चलता है। अगर आप सही से पढ़ के लॉजिक्स लगा पा रहे हो तो सॉल्व कर पाओगे। पर कुछ क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअल आ जाते हैं इन यूनिट्स में से, एंड क्योंकि ये 3 यूनिट्स बहुत वास्ट हैं तो आप इनको जितना मर्जी कर लो, ऐसा नहीं होगा कि आपको इनमें से सारे क्वेश्चंस आते होंगे। बहुत ऐसे क्वेश्चंस आपको ये भी देखने को मिलेंगे जो आपको नहीं आते होंगे, आपने नहीं पढ़े होंगे, फैक्चुअल होंगे। सो दैट्स ओके, दैट इज़ द टाइम दैट यू नीड टू टेल योरसेल्फ कि मुझे नहीं आता, किसी को भी नहीं आता,
ठीक है, कोई इतना पढ़ के नहीं आया, सो इट्स ओके. सो इन दैट केस द बेस्ट थिंग इज गो विद योर इंट्यूशन. ट्राई एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस. उनसे भी नहीं हो रहा, वॉट एवर योर इंट्यूशन इज सेइंग, मार्क दोज क्वेश्चंस. ठीक है, वहाँ पे वो आंसर्स मार्क कर दीजिए क्योंकि वो नहीं आते हैं एनीवे. ठीक है, सो देयर वुड बी सर्टेन क्वेश्चंस दैट वुड बी आउट ऑफ द बॉक्स, यू नो, आउट ऑफ द ब्लू. आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार ये तो था ही नहीं, ये तो कभी किसी ने बताया ही नहीं. सो इट्स अगेन ओके, फाइन. और यूजुअली वो क्वेश्चन इन्हीं 3 यूनिट्स में से हमें देखने को मिलते हैं कि यार भाई यहाँ से क्या आप दे देते हो. सो दैट्स फाइन. एट दैट टाइम जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ एंड रिमाइंड योर सेल्फ कि इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, आई विल बी एबल टू डू इट. कोई बात नहीं, हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ दैट द थिंग दैट दिस इज व्हाट द स्ट्रैटेजी दैट वील बी फॉलोइंग फॉर द पेपर 1. फाइन. सो इससे हमारा पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा. नाउ लेट्स कम ऑन टू द पेपर 2 की स्ट्रैटेजी. पेपर 2 में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी ईजी हैं. For me, I always have considered paper 2 comparatively easy as compared to paper 1. क्यों? क्योंकि paper 2 आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होता है, राइट? तो अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो पेपर 2 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आती है. ठीक है, आप आराम से अपना पेपर 2 सॉल्व कर लेते हो. सो पेपर 2 में आजकल जो ट्रेंड NTA फॉलो कर रहा है वो ये है कि एक तो असर्शन रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. ऑल्सो इससे पहले लेट्स कीप द टारगेट कि हम कितना टारगेट रखने वाले हैं. टाइम टारगेट क्या होने वाला है हमारा, विच इज़ अराउंड लाइक 95 मिनट्स. 95 मिनट्स में आपका पेपर 2 सॉल्व हो जाना चाहिए. सो 55 मिनट्स वॉज फॉर पेपर 1, लेट्स कीप 95 मिनट्स फॉर पेपर 2. ठीक है, 95 से थोड़ा सा आपका ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं, तो आप एटलीस्ट 1 मिनट हर क्वेश्चन को देते हो. पर जो क्वेश्चन एकदम ही फैक्चुअल होते हैं वो तो आपने सीधा पढ़ा. जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का कोई ईयर पूछा हुआ है तो सीधा वो ईयर मार्क करा 1 सेकेंड में. मोर देन 10-20 सेकेंड्स नहीं लगते उन क्वेश्चन में और आप आगे बढ़ गए. ठीक है, सो ऑलमोस्ट अराउंड 95 मिनट्स इज वॉट वी आर कीपिंग फॉर पेपर 2. Now I was talking about assertion and reasoning. Assertion and reasoning is something which has become very 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 prevalent जो हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है. ठीक है, सो नाउ हाउ आर यू गोइंग टू अटेम्प्ट दिस. फर्स्टली आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है टू सॉल्व द assertion reasoning questions. एंड नाउ हाउ आर यू गोइंग टू डू दिस. आपने assertion पढ़ी, ठीक है, नाउ यू विल बी क्वेश्चनिंग योर सेल्फ वो assertion पढ़ने के बाद why. ठीक है, सो द क्वेश्चन वुड बी वाई. अगर ऐसा है तो क्यों हो रहा है, और अगर उस आपको क्यों का वाई का आंसर रीज़न में मिल रहा है, सो दैट मीन्स द रीज़न इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. पर अगर आपको उस वाई का आंसर रीज़न में नहीं मिल रहा है तो वो रीज़न जो है मे बी इट इज़ करेक्ट बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर assertion. ठीक है, यूजुअली जो हमें कन्फ्यूजन होती है वो इसी में होती है कि इफ़ द रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion और नॉट. क्योंकि जो C और D पार्ट होते हैं जिसमें ये बोलते हैं कि assertion इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स, या assertion इज़ फॉल्स, रीज़न इज़ ट्रू, ये तो हमें आराम से समझ आ जाते हैं. बट कन्फ्यूजन कहाँ आती है A और B पार्ट में कि उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है. सो इस केस में आपको हमेशा क्वेश्चन क्या करना है अपने आप को, वाई. अगर वाई का आंसर मिल रहा है तो वो है, और अगर आपको वाई का आंसर नहीं मिल रहा है तो इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. दिस इज़ हाउ यू विल बी गोइंग अबाउट फॉर ऑल द assertion एंड द रीजनिंग क्वेश्चंस. ठीक है, सेकेंडली आपको कौन से क्वेश्चंस आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, दैट इज़ अबाउट मैच द फॉलोइंग. तो आपको लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 2 दे रखी है. सो नाउ व्हाट यू विल बी डूइंग इज, फॉर एग्जांपल लिस्ट 1 में सी ऑप्शन आपको दिख रहा है और लिस्ट 2 में सी ऑप्शन जो है वो सेकेंड ऑप्शन से मैच कर रहा है ऑफ द लिस्ट 2. ठीक है, सो सी इज मैचिंग द सेकेंड पार्ट. तो अब आप ऑप्शंस में आओगे, जहाँ पे सी का सेकंड लिखा हुआ है आप सिर्फ उन ऑप्शंस को कंसिडर करोगे, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वुड बी एलिमिनेटेड. फाइन. सो आपने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड फॉलो करना है, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग द एलिमिनेशन मेथड तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी क्योंकि चारों ऑप्शंस बहुत ही कन्फ्यूजिंग होते हैं, राइट. सो फर्स्टली सी आपको किस ऑप्शन के बारे में सर्टेनली पता है, आप श्योर हो कि इसका तो यही है, तो फिर आप उन्हीं ऑप्शंस को कंसिडर करने वाले हो और फिर देखने वाले हो कि कौन सा इज मोस्ट सूटेबल.
फाइन। एंड ये मैंने अपने पेपर में भी देखा था कि मेरे पेपर में मैच द फॉलोइंग बहुत सारे थे, ठीक है। एंड ये एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग होते हैं बिकॉज आपको सारे ऑप्शंस को देखना पड़ता है, कई बार बहुत कंफ्यूजिंग भी आ जाते हैं। सो अगर आप कहीं एक पे भी श्योर हो कि इसका ये है, सो यू विल बी डूइंग दैट, ठीक है। नाउ व्हेन यू आर मार्किंग द आंसर्स, अगर आपको श्योरिटी है कि इसका आंसर बी पार्ट ही है, सो मार्क इट एंड सबमिट इट, ठीक है। तो जैसे आप उसको फाइनल सबमिट करोगे तो वो आपका जो क्वेश्चन है ग्रीन कलर का हो जाएगा, साइड में आ रहा होता है, ठीक है, वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। सो दैट मीन्स आपका ये फाइनल, आपने सबमिशन इसको कर दिया है। सो व्हाट माय पॉइंट इज हियर कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रिव्यू पे नहीं छोड़ने। फॉर द क्वेश्चंस दैट यू आर श्योर कि इसका आंसर यही है, प्लीज़ उनको सही से फाइनल मार्क कर दो। वी आर नॉट लीविंग मोर दैन लाइक एट मैक्स 25 क्वेश्चंस फॉर रिव्यू, बोथ ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। 25 बहुत ज़्यादा हद मार दी, बहुत पेपर मुश्किल आ गया तो 30, ठीक है। उससे ज़्यादा क्वेश्चंस हम रिव्यू पे नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट में यू विल हैव टाइम ऑफ अराउंड लाइक 30-25 मिनट्स, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग योर पेपर 1 एंड पेपर 2। तो उस टाइम में वैसे वो टाइम ना बहुत जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है, ठीक है। सो उस टाइम पे हमें ये सारे रिव्यू वाले क्वेश्चंस अब करने हैं, ठीक है, तो इतना टाइम नहीं होगा। इसलिए आई एम सेइंग डू नॉट लीव द क्वेश्चंस जिनका आपको पता है कि पक्का यही आंसर है, उनको हमने रिव्यू पे नहीं डालना है। वी आर नॉट लीविंग मोर दैन एट मैक्स, बोल रही हूँ मैं, एट मैक्स मोर दैन 30 क्वेश्चंस फॉर रिव्यू, ठीक है। आइडियली इट शुड बी 20 क्वेश्चंस आप रिव्यू पे डाल सकते हो, ठीक है। उतना आपको आराम से टाइम मिल जाएगा कि आप इन 20 क्वेश्चंस को फॉलो कर पाओ, अच्छे से उनको आंसर कर पाओ, ठीक है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर। जिनके आंसर्स आते हैं फाइनल सबमिशन कर रहे हो, असर्शन रीजनिंग का मैंने बता दिया, मैच द फॉलोइंग मैंने बता दिया। उसके बाद आजकल ये क्वेश्चंस भी बहुत बार आते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दिया, उसके ABCDE पार्ट दे रखे हैं और फिर ऑप्शन में ये बता रखा है कि ABC है या BCD है या A and D है, कौन सा है, ठीक है। अगैन इस चीज़ में हम क्या करने वाले हैं, वो वाला ऑप्शन पिक करने वाले हैं जिसमें हमें पता है कि फॉर एग्जांपल A तो है ही आंसर, सो वो वाले ऑप्शंस पिक करेंगे जहाँ पे हमें A दिख रहा है, बाकी सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, राइट। सो द फॉर क्वेश्चंस दैट यू डू नॉट नो द आंसर ऑफ, ट्राई यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, ट्राई एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस कि भाई ये 2 ऑप्शंस तो पक्का नहीं है, अब हमें दिमाग सिर्फ बाकी 2 ऑप्शंस में लगाना है, ठीक है। सो यूज़ द एलिमिनेशन मेथड, वो भी नहीं हो रहा, गो विद योर इंट्यूशन, प्लीज़ गो विद योर इंट्यूशन, बिकॉज समवेयर इन आवर माइंड वो चीज़ हमारे अंदर रजिस्टर्ड है कहीं ना कहीं, ठीक है। और अगर अभी ऐसे लग रहा है कि कुछ नहीं आ रहा, बहुत मैसअप हो रहा है, डोंट वरी, इट इज़ देयर इन योर हेड एंड द मोमेंट यू विल सिट इन द एग्जाम हॉल, द मोमेंट द क्वेश्चन पेपर विल कम इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल बी एबल टू मेक इट। ट्रस्ट मी फॉर दिस, बिकॉज मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। जितनी मेरे को बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी हिट करने लग जाती है एग्ज़ाम से पहले। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट टुनाइट यू विल बी स्लीपिंग, ठीक है। प्लीज़ ट्राई टू स्लीप, डू नॉट लूज़ योर स्लीप, डू नॉट, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि आप पूरी रात पढ़ रहे हो और सुबह उठ के एग्ज़ाम हॉल में आप इतने ज़्यादा ओवर एग्जॉस्ट हो गए हो कि अब आपसे पेपर नहीं हो रहा है। सो डू नॉट डू दैट। एंड इफ़ आई टेल यू अबाउट माई ओन सेल्फ, सो आई एम द पर्सन जिसके जब कॉलेज में इंटरनल्स भी होते हैं ना, तो भी उसको बहुत ज़्यादा बीटी होने लग जाती है और उसको पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है। सो इंटरनल सिर्फ 20 मार्क्स के हैं, बट मेरे को तब भी पूरी रात नींद नहीं आती है। सो इट्स ओके। अगर आपको अब एंट्रेंस तो और भी बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, राइट। सो अगर आपको रात को नींद नहीं भी आ रही है, इट्स ओके, इट्स ओके। फर्स्टली ट्राई टू स्लीप। नींद नहीं आ रही है, इट्स ओके। पर ये नहीं करना नींद नहीं आ रही तो उठ के पढ़ने लग गए हैं, नहीं। आवर माइंड नीड्स टू रिलैक्स, ठीक है। कीप दिस थिंग इन माइंड। सो आप नॉर्मल बस लेटे रहो, चुपचाप लेटे रहो, कुछ मत पढ़ो, कुछ मत करो, ठीक है। बिकॉज अगर लेटे भी रहोगे तो एटलीस्ट थोड़ी शांति तो बनी रहेगी ना, फाइन। सो प्लीज़ ट्राई टू स्लीप। नहीं भी नींद आ रही है, डू नॉट स्टडी। ये नहीं है कि सब छोड़ छाड़ के आप बोलो कि मैं तो पढ़ने बैठ रही हूँ, नींद भी नहीं आ रही है, ठीक है। सो डू नॉट डू दैट। एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर द एग्जाम टुमारो। आई होप
कि आप बहुत अच्छा कर आओ, ठीक है. एंड जैसे भी एग्ज़ाम होता है, इट्स ओके, जस्ट रिमेंबर व्हाट मैटर्स इज़ दैट टुमारो यू आर गोइंग टू टर्न अप एंड यू हैव अपीयर्ड फॉर द एग्ज़ाम. दैट इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट, ठीक है. सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि एग्ज़ाम कैसे आने वाला है, कैसे जाने वाला है, वो सब चीज़ें छोड़ दो. just be very 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 proud of your own self and all the very best. I know कि जो होगा अच्छा होगा and you will all be able to make to it. And as I always say at the end, that all it takes is थोड़ा सा faith on yourself, believe yourself कि आप जो करोगे अच्छा करोगे, आप कर लोगे, and ultimately life will take you where you are meant to be. So trust yourself, all the very best, and I'm always there to help you out. You can reach me on Instagram or on Telegram, and I'll be uploading, and now I'll be continuous in uploading the videos on YouTube as well. So in case of any doubt, any queries, just try to reach me out, and I'll try to be there for you, and I'll try to help you in whichever way is possible. So trust yourself, believe yourself, and all the very best.